मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य, या फिर ये सवाल कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं। बिल्कुल, व्यवहार को समझने की कोशिश। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि मनोविज्ञान की जो पूरी बुनियाद है, जैसा आज हम उसे समझते हैं, वो शायद अधूरी है? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान ने, आप देखिए, पिछले 100 सालों में कितनी तरक्की की है। बिल्कुल की है, और इसीलिए आज की हमारी चर्चा इतनी दिलचस्प होने वाली है। हमारे पास बलजीत सिंह मितवा का एक लेख है जो खुद को साइकोजीनियस भी कहते हैं। साइकोजीनियस। और वो यही बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का, और न ही सिर्फ हमारे व्यवहार का। तो फिर है क्या? वो कहते हैं कि मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो साइकी एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ऊर्जा पर आधारित है। तो आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे। ये एक बहुत ही आकर्षक चुनौती है। उनका जो नजरिया है वो सीधे सीधे पश्चिमी मनोविज्ञान को चुनौती देता है और हमें भारतीय दर्शन, वेद और उपनिषदों की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस साइको एनर्जी की अवधारणा को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और देखते हैं कि ये हमारी समझ को कैसे बदल सकती है। शुरू करने से पहले लेखक का जो परिचय है वो भी उनके विचारों जितना ही अनोखा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो खुद को गांव किरमारा के हनुमान मंदिर के गुरु चंद्रगिरी महाराज का शिष्य बताते हैं और अपनी त्रिमूर्ति गुरु माताओं का एक शरारती बंदर भी कहते हैं। ये बातें उनके काम को एक अलग ही एक मानवीय स्पर्श देती हैं। और उनके उपनाम का भी एक गहरा अर्थ है। वो खुद इसे समझाते हैं, अपने मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोविश्लेषण करने वाला विशेषज्ञ। सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि अंदर की गहराइयों को खोजना। बिल्कुल, यही उनके काम का सार है। तो चलिए उनके सबसे बड़े विचार पर आते हैं। ये साइको एनर्जी आखिर है क्या? सच कहूं तो पहली बार सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और शायद ये जो अस्पष्टता है, यही आधुनिक मनोविज्ञान और इस वैदिक दृष्टिकोण के बीच का मुख्य अंतर है। अच्छा, कैसे? देखिए, लेखक के अनुसार ये एक ऐसी अंदरूनी ऊर्जा है जो हमारी कल्पना से भी परे है। इसे शायद पूरी तरह से कभी समझा ही नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, मस्तिष्क हार्डवेयर हो गया। और हमारे जो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये तो समझ आता है। अब आधुनिक मनोविज्ञान क्या कर रहा है? वो इसी हार्डवेयर यानी मस्तिष्क के केमिकल्स और सॉफ्टवेयर यानी हमारे विचारों के पैटर्न्स, इनको ठीक करने में लगा है। सही बात है। लेकिन लेखक का तर्क है कि हम सब उस बिजली को नजरअंदाज कर रहे हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। अरे वाह! वही बिजली, वही ऊर्जा साइको एनर्जी है। वो कहते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखते देखते हम असली पावर सोर्स को ही भूल गए। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो ये कोई नई आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि सिस्टम के पावर सोर्स को पहचानने की बात। सटीक कहा। और वो इसे भारतीय सांख्य दर्शन से जोड़ते हैं, जो कहता है कि पुरुष रूपी आत्मा या चेतना एक है और बाकी सब प्रकृति यानी कि जड़ है। असली खिलाड़ी वो ऊर्जा है और हमारा शरीर और मन तो बस उस ऊर्जा के खेलने का मैदान है। बिल्कुल। इस विचार को समझने के लिए कि ये कितना क्रांतिकारी है, हमें शायद थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। ये व्यवहार और मन पर इतना जोर आया कहाँ से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बहस तो ग्रीक दार्शनिकों जैसे अरस्तु और प्लेटो से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने ही इसे आत्मा का विज्ञान कहा था। साइके यानी आत्मा और लोगोस यानी अध्ययन। जी, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। लेखक बताते हैं कि पश्चिमी दर्शन इस सवाल पर आके अटक गया कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। उसे परिभाषित नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो धीरे धीरे उन्होंने आत्मा की बात करना ही छोड़ दिया। पहले वो मन पर आए, फिर चेतना पर, और आखिर में 20वीं सदी में जेबी वॉटसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जिसे हम देख सकते हैं और नाप सकते हैं। हाँ, यानी हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव जो ऑब्जर्वेबल है। और इसी के साथ मनोविज्ञान आत्मा के गहरे सवालों से हटकर सिर्फ बाहरी व्यवहार का विज्ञान बनकर रह गया। जबकि लेखक के अनुसार भारतीय वेद, उपनिषद और पुराणों ने आत्मा और चेतना की इस यात्रा को कभी छोड़ा ही नहीं। वो इसे हमेशा से ऊर्जा और चेतना का ही विज्ञान मानते रहे। तो अगर पश्चिमी मनोविज्ञान ने बाहर देखना शुरू किया, तो भारतीय दर्शन अंदर क्या देख रहा था?
चलिए मन की अवधारणा से शुरू करते हैं। वेद कहते हैं कि मन हृदय की गुफा में रहता है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना? है तो, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। स्रोत इस पर कई परतें खोलते हैं। एक तरफ आज का विज्ञान कहता है कि मन जैसी कोई अलग चीज नहीं है, ये बस हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि है। सब कुछ केमिकल रिएक्शन है? जी, लेकिन वैदिक परंपरा कहती है कि मन सिर्फ मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, वो इसे अंतःकरण का एक हिस्सा मानते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ पर थोड़ा रुकना है। अंतःकरण, ये एक भारी शब्द है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ जरूर। अंतःकरण को आप मन के इंटरनल कंट्रोल पैनल की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल पैनल। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला है मन, जो हमारी इंद्रियों से जानकारी लेता है, जैसे कंप्यूटर की इनपुट स्क्रीन। ओके। दूसरा है बुद्धि, जो विश्लेषण करके फैसला लेती है, ये हमारा सीपीयू है। ठीक है। तीसरा है अहंकार, जो हर अनुभव को मैं और मेरा का लेबल देता है, ये हमारा यूजर प्रोफाइल है। और चौथा है चित्त, जो हमारी यादों और संस्कारों का स्टोरेज है, ये हमारी हार्ड ड्राइव है। अरे वाह, ये कमाल की मिसाल है। तो जब मैं कोई फैसला लेता हूँ तो असल में ये चारों हिस्से मिलकर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आपका मन बाहर की स्थिति को देखता है, चित्त पुरानी यादों को सामने लाता है, बुद्धि विकल्पों को तौलती है और अहंकार उस फैसले को मेरा फैसला बनाता है। कमाल है। और योग इसे सहस्रार चक्र यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से जोड़ता है, जहां से चेतना का प्रकाश मिलता है। तो मन कोई एक अंग नहीं, बल्कि पूरे शरीर में फैली एक ऊर्जावान प्रक्रिया है। तो हमने मन के कंट्रोल पैनल को समझ लिया, लेकिन इससे पावर कहाँ से मिल रही है? यही पर शायद चेतना की बात आती होगी, जहां वैदिक और आधुनिक मनोविज्ञान के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अब आप मुद्दे की जड़ तक पहुंच रहे हैं। वेदों के अनुसार चेतना, जिसे चित्त भी कहते हैं, वो सिर्फ जागृत अवस्था या अवेयरनेस नहीं है। तो फिर क्या है? वही अस्तित्व का मूल सार है। सब कुछ उसी चेतना से बना है। इस नजरिए से देखें तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उस परम चेतना के औजार हैं, एक टूल किट जिसके जरिए वो चेतना दुनिया का अनुभव करती है। ये तो पूरी सोच को ही 180 डिग्री घुमा देता है। हाँ। तो आधुनिक मनोविज्ञान जिसे अंत मान लेता है, मतलब हमारा व्यवहार, वैदिक मनोविज्ञान उसे बस एक शुरुआत मानता है। हाँ, और वो इससे भी आगे जाकर चेतना के 4 स्तरों की बात करता है। जागृत यानी जब हम जागे हुए हैं, स्वप्न जब हम सपने देख रहे हैं, ठीक है, सुषुप्ति यानी गहरी नींद जब कोई सपना नहीं है, और इन सबसे परे चौथा स्तर जिसे तुरीय कहते हैं, शुद्ध चेतना की अवस्था। तुरीय उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य ही हमारी व्यक्तिगत चेतना यानी आत्मा का उस ब्रह्मांडीय चेतना यानी परमात्मा से वापस मिल जाना है। तो ये तुरीय अवस्था क्या कोई सिर्फ सैद्धांतिक विचार है या इसे अनुभव भी किया जा सकता है? योग और ध्यान की परंपराओं के अनुसार इसे अनुभव किया जा सकता है। ये वो शांति की अवस्था है जहां मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं और सिर्फ शुद्ध होने का एहसास बचता है। यही वो पावर सोर्स है जिससे बाकी तीनों अवस्थाएं ऊर्जा लेती हैं। ठीक है, ये दर्शन के स्तर पर तो बहुत गहरा है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? अगर हम व्यवहार की बात करें तो क्या भारतीय दर्शन सिर्फ सिद्धांत देता है या उसे नियंत्रित करने के तरीके भी बताता है? यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। लेखक बताते हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए अथर्ववेद में मानसिक विकारों को ठीक करने के लिए मन आवर्तन सूक्त दिए गए हैं। मन आवर्तन सूक्त, इसका क्या मतलब हुआ? मन को वापस मोड़ने वाला भजन? क्या ये किसी तरह की प्राचीन थेरेपी थी? आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये एक तरह की साउंड थेरेपी या कह लीजिए कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का प्राचीन रूप था। अच्छा। विचार ये था कि अगर मन भटक गया है या नकारात्मक विचारों में फंस गया है तो कुछ विशेष मंत्रों या ध्वनियों के उच्चारण से उसे वापस उसकी शांत और स्वाभाविक अवस्था में लाया जा सकता है। तो मतलब सिर्फ व्यवहार का अध्ययन नहीं बल्कि उसे सक्रिय रूप से बदलने पर जोर था। हाँ, और यही मुख्य अंतर है। व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और धर्म यानी सही आचरण का मार्ग बताया गया। ये आंतरिक आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन पर जोर देता है।
भगवद गीता तो एक तरह से प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की हैंडबुक है। वो प्रेरणा, भावनाओं और कर्म के मनोविज्ञान का बहुत गहरा विश्लेषण करती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम लेखक के मूल तर्क पर वापस आते हैं। इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर हम मनोविज्ञान को आखिर कैसे देखें? निष्कर्ष ये है कि लेखक हमें मनोविज्ञान को एक नए चश्मे से देखने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान गाड़ी के इंजन यानी मस्तिष्क और उसकी प्रोग्रामिंग यानी विचारों के पैटर्न को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि जरूरी भी है। हाँ, जरूरी तो है। लेकिन वो उस ड्राइवर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है जो गाड़ी चला रहा है, यानी हमारी चेतना, हमारी साइको एनर्जी। और लेखक का तर्क ये है कि जब तक आप ड्राइवर को नहीं समझेंगे, आप सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, मूल कारण का नहीं। बिल्कुल, यही साइकोजीनियस के विचार का असली सार है। सूक्ष्म मनोविश्लेषण से भी परे जाकर उस शक्ति को पहचानना जो हमारे पूरे अस्तित्व को ऊर्जा दे रही है। ये मानना कि हम सिर्फ न्यूरॉन्स और केमिकल रिएक्शन का एक बंडल नहीं है। जी, बल्कि हमारे अंदर वो साइको एनर्जी है जो हमारे होने का आधार है। ये चर्चा वाकई एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ हमें छोड़ जाती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि अगर हम अपने मन और व्यवहार को सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम न मानकर उस गहरी साइको एनर्जी की अभिव्यक्ति मानना शुरू कर दें, तो खुद को और अपनी समस्याओं को देखने का हमारा तरीका कैसे बदल जाएगा? ये एक गहरा सवाल है। शायद हमारे समाधान भी बदल जाएं। और शायद यही असली सवाल है। क्या तब हम मानसिक शांति के लिए सिर्फ बाहरी समाधानों जैसे दवाइयों या थेरेपी पर ही निर्भर रहेंगे, या फिर ध्यान, प्राणायाम और आत्म अन्वेषण जैसे आंतरिक रास्ते हमारे लिए ज्यादा सार्थक और शक्तिशाली हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि मनोविज्ञान जिसे हम आज जानते हैं शायद पूरी सच्चाई ना हो? क्या हो अगर वो बस सतह को ही खुरेद रहा हो? आज हम मनोविज्ञान की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी सोच को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे लेखक बलजीत सिंह मितवा कहते हैं साइको एनर्जी। ये एक ऐसा आइडिया है जो मन के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले लेखक के दिए हुए नाम को ही देख लेते हैं, साइकोजीनियस। ये सिर्फ कोई कूल सा नाम नहीं है, नहीं, ये उनके पूरे फलसफे को, उनके नजरिए को दिखाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने ही मन की इतनी गहराई से पड़ताल करता है कि वो रास्ता उसे शायद दूसरों से बिल्कुल अलग बना दे। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो सोच है, ये किसी यूनिवर्सिटी की लैब से नहीं आई है। ये आई है भारत की एक बहुत ही गहरी गुरु शिष्य परंपरा से। लेखक की जो पृष्ठभूमि है वो उनके इस दर्शन को एक आध्यात्मिक और पारंपरिक जमीन देती है जो आज के वेस्टर्न साइकोलॉजी से एकदम अलग है। अच्छा, तो लेखक के इस नए आइडिया को पूरी तरह समझने से पहले जरा ये देखना होगा कि खुद साइकोलॉजी की कहानी वक्त के साथ कैसे बदली है। यहाँ पर साइकोलॉजी का सफर साफ दिखता है। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई आत्मा के विज्ञान के तौर पर, फिर ये मन का विज्ञान बना, फिर चेतना का, और आज ये सिमट कर रह गया है सिर्फ व्यवहार के विज्ञान तक। मतलब जो दिखता है बस उसी का विज्ञान। ये कितना बड़ा शिफ्ट है। और बस इसी मोड़ पर लेखक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि आज हम जो सिर्फ व्यवहार पे ध्यान दे रहे हैं ना, वो असल में एक धोखा है, एक भ्रम। जैसे हम समंदर की गहराई को देखे बिना बस ऊपर की लहरों को ही गिन रहे हों। तो फिर इसका जवाब क्या है? इसके लिए हमें एक अलग नजरिए को देखना होगा जो आता है प्राचीन भारतीय दर्शन से। ये जो तुलना है ना, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वेस्टर्न साइकोलॉजी है जो शुरू तो आत्मा से हुई पर धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई, और दूसरी तरफ है वैदिक नजरिया जो हमेशा से ही अपनी जड़ों पर यानी आत्मा और चेतना पर टिका रहा। तो इस नजरिए से देखें तो मन क्या है? ये कोई एक अंग नहीं है जैसे हमारा दिमाग, नहीं, ये एक अदृश्य शक्ति है, एक एनर्जी जो हमारे पूरे वजूद में फैली है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब उसी का हिस्सा है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मन आखिर है कहाँ? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। साइंस कहता है कि ये हमारे दिमाग की न्यूरॉन एक्टिविटी है, लेकिन वैदिक और योगिक परंपराएं इसे कहीं और देखती हैं, हृदय की गुफा में या फिर हमारे सहस्रार चक्र में। मतलब ये कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी तस्वीर पेश करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से हमारा मन अकेला नहीं है,
ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे कहते हैं अंतःकरण। इसके 4 हिस्से हैं। मनस, जो बाहर की दुनिया को देखता समझता है। चित्त, जहां हमारी यादें जमा होती हैं। बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है। और अहंकार, जो हमें मैं होने का एहसास दिलाता है। कमाल है ना, ये चारों मिलकर ही हमारी अंदर की पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो अब हम एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, साइकोलॉजी को समझने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते। क्या ये सिर्फ हमारे बाहरी व्यवहार का विज्ञान है या फिर उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? और ये फर्क है लक्ष्यों का। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी का मकसद क्या है? व्यवहार को समझना, उसे कंट्रोल करना। लेकिन वैदिक साइकोलॉजी का लक्ष्य कुछ और ही है। स्व को खोजना, यानी खुद को जानना। एक बाहर देख रहा है तो दूसरा अंदर। तो वैदिक नजरिया सिर्फ व्यवहार को देखता नहीं है, वो हमें उसे अंदर से बदलने के तरीके भी बताता है। वो कहता है कि असली बदलाव ध्यान से, सही आचरण यानी धर्म से आता है। तो हमारे पास 2 अलग-अलग रास्ते हैं, एक मॉडर्न, एक वैदिक। यहीं पर लेखक इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी सामने रखते हैं। और ये है वो आइडिया जो सब कुछ बदल देता है। लेखक का कहना है कि साइकोलॉजी कोई सोशल साइंस नहीं है, ये एक नेचुरल साइंस है। जी हाँ, बिल्कुल फिजिक्स या बायोलॉजी की तरह। सोचिए जरा इसके बारे में। और इसी नेचुरल साइंस की बुनियाद है साइको एनर्जी। ये वो असली मौलिक ऊर्जा है जो हमारे अंदर काम कर रही है। लेखक के मुताबिक साइकोलॉजी का असली काम इसी एनर्जी को समझना है। हमारा जो व्यवहार है वो तो बस इस एनर्जी का बाहरी असर है, एक परछाई। तो मतलब साफ है, अगर हम सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखते रहेंगे तो हम एक भ्रम में ही रहेंगे। असली विज्ञान तो उस गहरी अंदरूनी एनर्जी को समझने में है। यानी मॉडर्न साइकोलॉजी सिर्फ परछाई के पीछे भाग रही है, उस चीज के नहीं जिससे वो परछाई बन रही है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या साइकोलॉजी सिर्फ वही है जो आंखों से दिखता है, हमारा व्यवहार? या फिर ये उस अंदरूनी एनर्जी का विज्ञान है जो हमारी सोच और कल्पना से भी परे है? ये सवाल हमें अपने ही मन की असलियत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है।